मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज अपना टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 2 है अपना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर इनकम्स की। तो देखिए फैक्टर इनकम क्या होती है, और सेकंड पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसफर इनकम। तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। तो सबसे पहले जब फैक्टर इनकम की हम बात करेंगे तो इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज फैक्टर इनकम। हमने एक बात की थी लास्ट लेक्चर में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल जो था वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और जब हाउस होल्ड उनको किसी प्रोड्यूसर को अवेलेबल करवाता है तो प्रोड्यूसर से रेंट, वेजेस या जो उसका इंटरेस्ट होता है वो, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। यानी हमने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने दिए हैं, बदले में हमने क्या किया है, उनके चार्जेस अगर हमने लिए हैं तो वो हमारी फैक्टर इनकम है। ये बायलैटरल कंसेप्ट होता है। बायलैटरल कंसेप्ट का मतलब होता है टू वे, यानी हम कुछ देंगे तो बदले में हमें ये इनकम रिसीव होगी। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम जब काउंट करेंगे, आने वाले जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं पूरी कंट्री का, तो उसमें हम फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करके चलते हैं। एज इट कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में होगा वो नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे। इसके एग्जांपल्स आपने देखी हुई है। सबसे पहले हमारे रेंट था। अगर हमने कोई लैंड वगैरह दिया है तो बदले में रेंट मिलेगा। कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। वेजेस लेबर की वजह से मिलेगा, और अगर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम की जब बात करेंगे तो ट्रांसफर इनकम होगी, ये वन वे इनकम होती है। दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम। यानी हम ट्रांसफर इनकम में केवल कोई सर्विसेज वगैरह हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमें बदले में कोई इनकम रिसीव होगी। इसको हम कहते हैं ये यूनिलैटरल्स होता है, यानी कि ये वन साइडेड कंसेप्ट होता है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन। जब गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है, या स्कॉलरशिप देती है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, तो ये सामने वाले की एक तरीके से हेल्प के लिए होता है, और ये वन वे पेमेंट होता है। गवर्नमेंट टू हमारे हाउस होल्ड या जो कोई कंज्यूमर्स होता है उनको मिलेगा, या स्टूडेंट्स को मिलेगा, लेकिन बदले में कोई वो सर्विसेज उनसे लेती नहीं है। तो ऐसी इनकम को बोला जाएगा ट्रांसफर इनकम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर भी दो टाइप के होंगे। एक तो होगा करंट ट्रांसफर और एक होगा कैपिटल ट्रांसफर। तो देखो करंट ट्रांसफर क्या होगा। ट्रांसफर मेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट हु रिसीव्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड करंट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ये इनकम जो पे करता है और जो इनकम रिसीव करता है, ये उसी वे में चलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना है ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट या स्कॉलरशिप, और ये रेगुलर नेचर पे भी हो सकती है और रिकरिंग नेचर पे भी हो सकती है। मतलब रेगुलर और रिकरिंग मतलब एक ही बात है, यानी कि कंटिन्यूअस नेचर पे ये चलती रहती है। इसी तरीके से जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं हमारे, वो कैपिटल transfers are defined as transfers in cash and in kind for the purpose of investment to recipients। यानी इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। मेड आउट ऑफ द वेल्थ और सेविंग ऑफ द डॉलर। इट इज नॉन रिकरिंग और इरेगुलर, ये बार बार नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, या कैपिटल गेन टैक्स पे किया गया, या वॉर डैमेज हुआ, मतलब कोई युद्ध हो गया, लड़ाई वगैरह हो गया, उसमें अगर कोई डैमेज हुआ तो उसका अगर डेवलपमेंट किया गया है, या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्स की बात की गई है, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ग्रांट यानी कि कोई छूट दी गई है, तो इन सारी चीजों को हम कैपिटल ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, जो कभी कभार ही होंगे, रेगुलर नेचर पे नहीं होते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टॉक कंसेप्ट की। स्टॉक एंड फ्लो, दो कंसेप्ट और होते हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नेशनल इनकम में काम आएंगे, आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। स्टॉक क्या होता है,
एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज स्टॉक। यानी अगर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में अगर कोई बात कही, जैसे मान लो कि 1 जनवरी को आपका अकाउंट बैलेंस कितना था, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, 1 जनवरी को कितना हमारा बैलेंस था, ठीक है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि एक तरीके से जैसे अपन बात कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सिटी का इस डेट पे, या मान लो 6 जून को 7 जून को क्या टेम्परेचर था, तो वो बात जो होती है वो स्टॉक कंसेप्ट की बात होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बात होगी तो वो स्टॉक कंसेप्ट की बात होगी। ये स्टैटिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होते, स्टैटिक नेचर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल में टाइम डायमेंशन नहीं होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जैसे जयपुर टू दिल्ली, तो क्या डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर बात करो, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, स्टैटिक नेचर रहेगा। अमाउंट ऑफ मनी, इस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितना मनी था, क्या मनी सप्लाई था, ठीक है, यानी डिपॉजिट मनी कितना था, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर टैंक में वाटर कितना था, टैंक इन वाटर। तो ये जो सारी चीजें होंगी ये स्टैटिक होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब कुछ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्टैटिक नेचर का रहेगा, उसको हम स्टॉक कंसेप्ट बोल के चलेंगे। इसके बाद अगर हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो में क्या होगा, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज फ्लो। जस्ट बस इसमें इतना ही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पूरे जनवरी के मंथ में हमने बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया या कितना विड्रॉ किया, ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे, पूरा पीरियड ऑफ टाइम होगा 1 मंथ का, 15 डेज का, या सुबह से शाम तक का। तो इस तरीके से जो हमारा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करेंगे तो फ्लो की बात करेंगे। ये डायनामिक नेचर के होंगे, यानी कि ये चेंज होंगे, ठीक है, और यहाँ पर टाइम डायमेंशन होगा क्योंकि पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस, तो जैसे जयपुर टू दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, मान लो जैसे 250 किलोमीटर है तो डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन यहां से जब हम दिल्ली निकलेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, ठीक है, हम हो सकता है 40 किलोमीटर पर आवर पे भी जा सकते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर पे भी जा सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर पे भी जा सकते हैं। तो वो स्पीड है जो कि क्या हो सकती है, फ्लो में है, यानी कि वो चेंज हो सकती है। हम मनी कितना स्पेंड करते हैं, विद इन अ वीक, विद इन या पर डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। वाटर इन रिवर में कितना वाटर है, तो ये तो रिवर में कितना वाटर है वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो फ्लो होता रहता है। इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बता सकते, एक पीरियड ऑफ टाइम पे हम बता सकते हैं कि मंथली हमने कितना एक्सपोर्ट किया या पूरे क्वार्टर में हमने कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाएगी तो फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ जाएगी तो स्टॉक का कंसेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हमें पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। यानी जब हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे हमें वहां देखने को मिलेंगे, इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है कि इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम नेशनल इनकम काउंट करने वाले हैं, तो नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हमारे नेशन के जो पीपल हैं उन्हीं की इनकम लेंगे। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशन है यानी जो हमारी कंट्री है उसकी बाउंड्री कहां तक है, उसकी टेरिटरी कहां तक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हमारे किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी है, जिसको बाउंड्री बोल सकते हैं या किसी कंट्री की का एरिया बोल सकते हैं, वो उस जोग्राफिकल एरिया या जोग्राफिकल टेरिटरी को बोलते हैं जहां की गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्टर्ड है, यानी जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क वहां की गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल फ्रीली करती है, जहां पर कोई भी पर्सन, कोई भी गुड्स या कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली। आप कहीं पे भी जाओ, आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी।
The above definition is based on the criteria of freedom of circulation of person, goods and capital. Clearly, those parts of political frontiers or boundaries of a country where the government of that country does not enjoy the above freedom are not to be included in the economic territory of that country. ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि जिस कंट्री में हम अगर पर्टिकुलर मान लो कि हम उस बाउंड्री से क्रॉस जाके अगर हम फ्रीली कोई भी चीज सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपसे ले यहां से लेते हैं कि एम्बेसीज होती है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में क्या होती है, हमारी इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया में अदर कंट्रीज की एम्बेसीज होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन दी फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन इंडिया। जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में यूएसए की कोई एम्बेसी वर्क करती है, जैसे यूएसए का कोई पर्सन इंडिया में आया हुआ है और अगर उससे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इंडिया में जो यूएसए की एम्बेसी है वहां कांटेक्ट करेगा। तो वो एक ऐसा एरिया है, पर्टिकुलर वो एक ऐसा एरिया है जो इंडिया में है पर वो एरिया यूएसए के लिए वर्क करता है। तो उस टेरिटरी में इंडियंस जो होंगे वो फ्रीली वर्क नहीं कर सकते। तो वो इंडिया में है पर वो इंडिया के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दीज आर नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया का पर्सन यूएसए में है और यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, तो वो जो इंडियन एम्बेसी है उसमें इंडियंस का जो प्रॉपर वर्क होगा वो फ्रीली होगा, जबकि यूएसए का नहीं होगा। तो वो एरिया इंडिया में माना जाएगा इकोनॉमिक टेरिटरी में, जबकि वो लोकेटेड कहां पर है, वो लोकेटेड यूएसए में है, लेकिन उसको इन इंडिया माना जाएगा इकोनॉमिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल जो था वो बता दिया मैंने। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पूरा एग्जांपल था यूएस एम्बेसी इन इंडिया का और यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी होगी, जैसे वॉशिंगटन में है, तो वैसे जो इकोनॉमिक टेरिटरी में पार्ट माना जाएगा, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कुछ, जैसे यूएनओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है। ये सब क्या करते हैं, ये लोकेटेड है विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी पर्टिकुलर किसी कंट्री में तो है पर वो पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए वर्क नहीं करते हैं, ये पूरे ग्लोब के लिए वर्क करता है, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करता है। अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन हेड ऑफिस मिलेगा आपको यूएसए में मिल जाएगा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएसए के लिए वर्क करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया होगा वो पूरे वर्ल्ड में है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आते हैं। इसके बाद इन लेमन टर्म्स द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज अंडरस्टूड टू बी द टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। यानी जो लेमन टर्म्स होती है, लेमन ने ये कहा था कि किसी कंट्री की बाउंड्री कहां तक है वो हमें पता चलेगा उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से। जैसे हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज कहां तक वर्क कर सकती है। जैसे अगर अपन नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर तक चले जाते हैं, साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है। अगर हम ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश तक आ जाता है, और ऐसे हम वेस्ट में जाते हैं तो अपना गुजरात राजस्थान पंजाब वाला बॉर्डर आ जाता है। तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर पॉलिटिकल हमारी जो पार्टीज होती है वो वर्क करती है, फ्रीली वर्क करती है, तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी अकॉर्डिंग टू लेमन टर्म्स। बट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तब डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है वो वाइडर सेंस में ली जाएगी, ठीक है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी इतना ही नहीं होगा, जो आपने इंडिया का मैप देख लिया तो इंडिया का जो मैप की जो बाउंड्री है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है और उसी के अंदर रहने वाले पर्सन की इनकम नेशनल इनकम हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बेस्ड होगा ऑन फ्रीडम। हम कहां तक फ्रीली वर्क कर सकते हैं
तो विद इन इंडिया तो हम फ्रीली वर्क कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया से बाहर भी अगर हमें कोई वर्क मिल रहा है फ्रीली, तो उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफाइंड टू कवर, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पॉइंट है इसके लिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होते हैं। अब जैसे कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है वो हमारी कंट्री में है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है वो या तो पैसेंजर वाले होंगे तो पर्सन्स को लेके जाएंगे, या फिर अगर वो अपने मर्केंडाइज हैं या इस तरीके गुड्स से ट्रेवल वाले हैं तो वो गुड्स को लेके जाएंगे। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो क्या करेंगे, वो मूवमेंट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन शिप है वो मूविंग करते हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिया की बाउंड्री तो क्रॉस हो गई। ठीक है, तो क्या वो इंडियन टेरिटरी में नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो काम चाहे वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाके कर रहे हैं, लेकिन काम इंडिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इन रेगुलरली आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली जैसे प्लेन्स होते हैं ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया या कोई भी प्राइवेट कंपनी है उनका, बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे हमारे यहाँ का कोई एयर इंडिया है, वो रशिया और जापान में क्या होता है, बट उसके बीच में ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन है तो इंडियन कंपनी, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में माना जाएगा। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय मलेशियन एयरलाइंस बिटवीन इंडिया एंड जापान आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ मलेशिया। अगर दूसरी कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट है, एयरलाइन है, वो वहां से आता है और इंडिया आता है, फिर इंडिया से वापस चला जाता है, तो वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, ना कि हमारी कंट्री में। इसके बाद एक और है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स होते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होते हैं या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जो ऑपरेट होते हैं रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर में। जो हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वेसल्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू जाते हैं फिशिंग वगैरह के लिए या ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के लिए। तो वाटर में इंडिया कहाँ तक है ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंडियन मैप है वो तो इंडिया है ही, उसके अलावा जो भी ओशियन एरिया है उस ओशियन एरिया में भी पर्टिकुलर किलोमीटर तक इंडिया माना जाता है। पर जब वो उस वर्क को करने जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि बाउंड्री कहाँ तक है, नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो वो अगर उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते हैं और वहां से कोई वर्क करके वापस इंडिया में आ जाते हैं, तो उनको भी विद इन इंडिया ही माना जाता है या विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाता है। दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स होती है हमारी, ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया के अगर कोई फिशरमैन है, मान लीजिए कि वो वेसल्स लेके निकल गए फिशिंग के लिए इंडियन ओशन में, और हो सकता है कि वो श्रीलंकन बॉर्डर में आ गए। ठीक है, तो वहां से अगर उन्होंने फिशिंग की और वापस वो इंडिया में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रीलंकन डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गए, नहीं, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माने जाएंगे। इसी तरीके से एम्बेसीज का मैं बता चुका हूं। एम्बेसी जो इंडिया में अगर फॉरेन की एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई हमारी एम्बेसी या कंसल्टेंट्स या कोई मिलिट्री अगर अब्रॉड में वर्क कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन एम्बेसी है रशिया में, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशिया में अगर कोई इंडियन एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सिटीजनशिप। डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर होने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट एक आता है सिटीजनशिप क्या होती है या नेशनलशिप क्या होती है। ठीक है, सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। हम इंडिया में बर्थ हुआ है हमारा, और इंडियन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, राइट्स हैं, वो हमें मिले हुए हैं, तो हम इंडियन सिटीजनशिप में आ गए। इसी को बोलेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। नंबर 1, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो इंडिया में बोर्न हुआ है उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और एक ऐसा पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है,
applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizenship. लेकिन वो बाहर की किसी कंट्री में क्या हुआ है, उसका बॉर्न हुआ है, लेकिन वो एप्लीकेशन लगाता है अपनी गवर्नमेंट को कि हमें आपकी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, तो और हम उसको अलाउ कर देते हैं, तो वो भी इंडियन सिटीजन है। तो इस तरीके से सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है या रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। तो नॉर्मली सुनने में तो केवल इतना ही है कि हाँ, जो पर्सन इंडिया में रहेगा यानी पर्टिकुलर किसी कंट्री में रहेगा तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। लेकिन इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक के हिसाब से थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है। अ नॉर्मल रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन विच ही लिव्स। एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, कोई भी एक ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी एक्चुअली जिसका वर्क जहां पर है और वो उस जिस इकोनॉमिक टेरिटरी में वर्क करता है, जहां पर वो रहता भी है, उसको बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं बोलेंगे, उसके रहने के हिसाब से देखा जाएगा कि वो किस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे कोई इंडिया में बॉर्न हुआ तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, ये कंपलसरी नहीं है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज इन टू थिंग्स। नंबर वन, द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी पर्सन किसी इकोनॉमिक टेरिटरी में 1 ईयर से ज्यादा अगर वहां पर रेजिडेंट रहता है तो वो ऑटोमेटिक वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशंस फ्रॉम दैट लोकेशन। और वो उस लोकेशन में रह के अर्न करता है, वहीं पर रह के स्पेंड करता है, ठीक है। काफी सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको सर्कुलेट करता है। तो ये 2 थिंग्स होनी चाहिए, वहीं पर रहता भी हो, 1 साल से ज्यादा हो गया हो, और वहीं पर रहते हुए वो अर्निंग और स्पेंडिंग कर रहा हो। नेक्स्ट कंसेप्ट इसी का है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स नॉर्मल रेजिडेंट एंड द सिटीजनशिप। अब दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। अ पर्सन बिकम्स अ नेशनल ऑफ अ कंट्री बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री। हम इंडिया में बोर्न हुए हैं तो इंडिया की नेशनलशिप हमारे पास है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, इसके लिए हमें इंडिया में रहना कंपलसरी है फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अ पर्सन इज ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब रेजिडेंट ऑफ कंट्री किसे मानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे मानेंगे, वो रहता कहां पर है, वो अर्न कहां करता है, वो स्पेंड कहां करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेजिडेंट मस्ट ऑल्सो बी द नेशनल ऑफ दैट कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि अगर जो जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो उसी कंट्री का सिटीजन भी हो, ये कंपलसरी नहीं है। इवन फॉरेनर्स कैन बी द रेजिडेंट। हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे यहाँ के रेजिडेंट हो सकते हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा यहां रहते हैं तो। A large number of Indian nationals have settled in USA, England, Australia, etc. as the resident of these countries. जैसे कुछ इंडियंस हैं वो बाहर जाके वर्क करते हैं तो वो वहां के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे, पर सिटीजनशिप तो उनके पास इंडिया की ही है, ठीक है। फॉर इंडिया दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, तो वो इंडियन पर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन नहीं, बट कंटिन्यू टू रिमेन इंडियन नेशंस, यानी वो इंडिया की जो नेशनलशिप है वो उन्होंने ले रखी। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट को की कैटेगरी में हम किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 1, फॉरेन विजिटर्स। जो फॉरेन जो विजिटर्स होते हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं फॉर हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स या बिजनेस पर्पस से, फॉर लेस देन 1 ईयर, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स,
जैसे कोई फॉरेन वेसल्स है, जापान का कोई वेसल्स है, वो इंडिया में आया, तो उसके जो क्रू मेंबर होंगे वो जापान के नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, और वो हमारे यहाँ पर 1 साल से ज्यादा रहने वाले भी नहीं है। तो जो भी क्रू मेंबर होंगे फॉरेन वेसल्स के, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स होंगे, सीजनल वर्कर्स होंगे, जो पार्ट टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए इंडिया में आते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए इंडिया में आते हैं, अपना वर्क करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री का कोई ऑफिशियल पर्सन होता है, जैसे दूसरी कंट्री का कोई मिनिस्टर है, दूसरी कंट्री का कोई डिप्लोमेट है, या दूसरी कंट्री का कोई आर्मी का कोई मेंबर है, वो हमारे यहाँ पर आता है, तो उसको भी हम यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं वो कहीं किसी भी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती, ये बता चुका हूं पहले। जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO हुआ, IMF हुआ, तो ये सारे जो होते हैं वो पर्टिकुलर पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करते हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। ठीक है। इसके बाद फॉरेनर्स हु आर द एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस who have come to the country for the purpose of installing machine and equipment purchased for their employees। मान लो हमने जापान से कोई मशीन परचेज की है और जापान का कोई बंदा फॉरेनर हमारे यहाँ आता है और उस मशीन को इंस्टॉल करके जाता है, पर उसको इक्विपमेंट को वहां पे इंस्टॉल करके जाता है, तो वो आएगा, इंस्टॉल करेगा और जाएगा, वो लेस देन 1 ईयर के लिए होगा, इसलिए उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइनल गुड्स, अब जब हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो की, ठीक है, हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, नेशनल इनकम की, नेशनल शिप की, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है जो आने वाले चैप्टर्स में हमें मिलेगा, नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा मिलेंगे ये सारे टॉपिक्स, जो होता है फाइनल गुड्स। तो इसमें गुड्स काफी सारे होंगे हमारे पास, जैसे फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा गुड्स होगा जो नेशनल इनकम में काउंट होगा और कौन सा गुड्स है जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स की बात करें तो ये नाम से ही पता है फाइनल। फाइनल का मतलब होता है लास्ट यूज। अगर किसी गुड्स का लास्ट यूज हो रहा है, तो लास्ट यूज कौन करता है? ज्यादातर कंज्यूमर ही करते हैं, हाउस होल्ड या कंज्यूमर ही करते हैं। तो जो गुड्स का जब फाइनल यूज होगा, लास्ट यूज होगा, उस समय उस गुड्स को बोला जाएगा फाइनल गुड्स। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पर्सनल कंजम्पशन लाइक ब्रेड परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। अगर कोई कंज्यूमर हाउस होल्ड है, वो अपना ब्रेड परचेज करके लेकर आता है, ठीक है, और वो उसको कंज्यूम करता है, तो पर्सनल कंजम्पशन है। उसके बाद वो उसको रीसेल तो करेगा नहीं, तो इसलिए वो फाइनल गुड्स कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज बाय अ फर्म। कोई फर्म है या कोई कंपनी है, उन्होंने कोई बिल्डिंग परचेज की है या मशीनरी परचेज की है, तो वो फाइनल यूज वो ही करेंगे, उसको रीसेल तो नहीं करेंगे। इसी को हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर नो फर्दर प्रोसेसिंग। फाइनल गुड्स वो होगा जिसमें अब कोई आगे प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, एंड आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट। और आगे वो या तो इन्वेस्टमेंट के काम आएगा या फिर कंजम्पशन के काम आएगा, पर रीसेल करने के काम नहीं आएगा। यानी वो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन लेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ अ goods cross the imaginary line around the production unit and reaches to the final consumer or investment made by a producer within the imaginary line of production unit is known as the final goods। जैसे आपको पता है कि कोई भी गुड्स है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, प्रोड्यूसर बनाता है, फिर प्रोड्यूसर बना के उसको किसको दे देता है? होलसेलर को दे देता है। होलसेलर को देने के बाद वो रिटेलर को देता है, रिटेलर को देने के बाद रिटेलर उसको क्या करता है? कस्टमर को सेल करता है। तो जब ये रिटेलर तक की जो लाइन होती है, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक की जो लाइन होती है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक इस लाइन के अंदर गुड्स रहेगा, तब तक वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, और ये लाइन, प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस करके कस्टमर के पास जब वो पहुंचेगा गुड्स, और कस्टमर उसको फाइनल यूज करेगा, तब जाकर वो गुड्स फाइनल गुड्स उसको कहेंगे हम। इसी तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है?
दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी ऐसा कोई भी गुड्स जो फर्दर प्रोसेसिंग उसमें बाकी है अभी तक। यानी जैसे शुगर होता है तो स्वीट्स बनाने में शुगर काम आएगी, तो शुगर उस समय इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी उसका अभी तक फाइनल यूज नहीं हुआ है और वो रीसेल होगी। अभी सेम ईयर में क्या होगी, 2-3 बार रीसेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा भी मैंने बताया कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होगा तो वो होलसेलर को सेल करेगा, फिर होलसेलर क्या करेगा, उसको रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को सेल करेगा। तो कस्टमर को सेल करने से पहले पहले वही गुड्स, सेम गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा जो विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन लाइन होगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर द वंस विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी जिसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग बाकी है, एंड आर नॉट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, जो अभी किसी भी कंजम्पशन पर्पज के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये वाले गुड्स कौन से होंगे, जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं किया है, और ये गुड्स फर्म टू फर्म क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी एक फर्म से दूसरी फर्म पे जा रहा है, दूसरी फर्म से तीसरी फर्म पे जा रहा है, तो उस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इफ अ गुड्स इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स, देन इट इज अ फाइनल गुड्स। और अगर कोई गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग में काम आ रहा है या रीसेल में काम आ रहा है, यानी उसमें कोई प्रोसेसिंग बाकी है या फिर उसको हम परचेज करेंगे लेकिन उसको रीसेल करने के लिए प्रोसेस करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। Thus, the basis of classification between these two goods is not the commodity itself, but the use made for it. यानी हमें कब पता चलेगा कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, हमें पता चलेगा उस गुड्स के यूज होने पर। जब वो गुड यूज कर लिया जाएगा तब हम उसको कहेंगे फाइनल गुड्स, और उससे पहले जब भी वो जहां पे भी ट्रेवल कर रहा था फर्म टू फर्म, उसको बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन बाउंड्री प्ले अ वाइटल रोल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। और बाउंड्री से डिसाइड होगा, विद इन बाउंड्री है तो इंटरमीडिएट गुड्स है, बाउंड्री क्रॉस हो गई है तो फिर वो फाइनल गुड्स हो गए। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ अ गुड्स क्रॉसेस द इमेजिनरी अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट एंड रीचेस टू द फाइनल प्रोड्यूसर या फाइनल कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर विद इन द इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, इट इज नोन एज फाइनल गुड्स। ये बता चुका हूं, अगर फाइनल गुड्स क्रॉस हो गया तो प्रोडक्शन लाइन अगर क्रॉस हो गया तो फाइनल गुड्स हो जाएगा, और प्रोडक्शन लाइन अभी तो क्रॉस नहीं हुआ है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया वर्थ ₹1,000 और इसको मिलर को क्या कर दिया, इसने सेल कर दिया। मिलर क्या करेगा, इसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और इसकी प्राइस रख देगा 1500, क्योंकि वो क्या होगा, अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो ये एडिशन हो रहा है, प्राइस में भी एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग भी हो रही है और वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। फिर मिलर क्या करेगा, इसको फ्लोर में कन्वर्ट करके और बेकर को बेच देगा। बेकर क्या करेगा, इसका ब्रेड बनाएगा और उसकी प्राइस 2000 रुपीज। तो ये इसने अपना वैल्यू एडिशन भी किया और फर्दर प्रोसेसिंग भी की। अब ये इसको कंज्यूमर को सेल कर देगा, तो जैसे ही ये कंज्यूमर के पास जाएगा ब्रेड, ये यहाँ पे फाइनल गुड्स कहेंगे। और जब तक ये इस बाउंड्री में था, फार्मर टू मिलर, मिलर टू बेकर, यहां तक ये इंटरमीडिएट गुड्स था। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इंटरमीडिएट को लेके। एज फार एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, इट इज परचेज्ड गुड्स रेंज फ्रॉम द ऑर्डिनरी राइटिंग पेपर, पेंसिल्स, पेन्स to sophisticated fighters aircrafts. The goods and services purchased include both durable goods and non-durable goods and services. The intermediate consumption of general government includes the following items. Number 1, value of all non-durable goods and services such as petrol, electricity, lubricants, stationery, soaps, towels, including repair and maintenance of capital stock. ठीक है, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी पहले हमने क्या किया, गुड्स की कैटेगरी बना दी। अब
तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं होते हैं और वन टाइम यूज होते हैं केवल। तो पेट्रोल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ल्यूब्रिकेंट्स हुआ, स्टेशनरी, ये सब क्या होते हैं, सोप्स, ये सब क्या होते हैं, वन टाइम यूज होते हैं। तो जो वन टाइम यूज होंगे वो नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज which have an expected lifetime of use or less than 1 year. Repair and maintenance of capital stocks means expenditure incurred for maintaining fixed assets and keep them in good working order. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी क्या होता है, वन टाइम ही होता है ना। सेकंड वाला फिर सेकंड टाइम होगा। तो ये मेंटेनेंस के लिए हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी है वो अच्छा काम करे, गुड वर्क करे। दिस इंक्लूड इन एक्सपेंडिचर ऑन न्यू पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। The life of the new part may be around 1 year or slightly more. The value should be relatively small. तो जो रिपेयरिंग में हम लेते हैं वो स्मॉल वैल्यू लेते हैं। अगर मेजर रिपेयरिंग हो गया है तो फिर हम उसको एसेट्स कैटेगरी में ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिप्लेसमेंट किया ऑफ द टायर्स ऑफ अ ट्रक इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बट नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स इंजन। जैसे टायर है तो टायर क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर। तो ये एक तरीके से फाइनल यूज होने वाला है, लेकिन ये ट्रक का क्या है, मेजर पार्ट, मतलब इंजन जितना मेजर पार्ट नहीं है, तो हम इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही बोलेंगे अभी। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट, मिसाइल्स, रॉकेट्स, बम्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, military aircrafts, tanks, missiles carriers and rocket launchers etc. whose function is to release weapons, यानी जिनसे हम पर्टिकुलर कोई वेपन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो मिलिट्री व्हीकल्स एंड लाइट वेपन्स, तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इनका बार बार यूज होता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट और एज ट्रांसफर। Example of these transfer in kind are food, clothing, medicines, vegetables, oils, butter, toys sent by the government of one country to the other in times of natural calamities or as a token of goodwill or friendship between two countries. तो जब दो कंट्री आपस में क्या करती है, अपने फ्रेंडशिप को लेके या हेल्प के नेचर से एक दूसरे से अगर कोई वैल्यू शिफ्ट करती है या कोई वैल्यू ऑफ गुड्स या कोई गुड्स से सर्विसेज क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। However, the goods received for distribution to consumption households without renovation or alteration should not be included in intermediate consumption as these goods go into the final consumption of goods of household. अगर कोई गुड्स ऐसा यूज किया जाए जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हाउसहोल्ड को विदाउट रेनोवेशन या ऑल्टरेशन, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एडिशन हमने नहीं किया, तो वो इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए दो बातें हैं, एक तो प्रोडक्शन लाइन हमारी क्रॉस नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई रिनोवेशन या कोई ना कोई एडिशन होता रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों नहीं है तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको फाइनल गुड्स कैटेगरी में रख दिया जाए। एज वी नो, इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेस्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, यानी एक फर्म से दूसरी फर्म में परचेस किया जाता है। However, it is not necessary that all purchases by one production unit from other production unit are intermediate purchases. जैसे मान लीजिए कि एक परचेज ऑफ बिल्डिंग है या मशीनरी है, ये इंटरमीडिएट परचेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको एक फर्म ने दूसरी फर्म से परचेज तो किया है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट है उनका, क्योंकि वो उसको रीसेल नहीं करेंगे। जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर की कोई बिल्डिंग है और वो कोई मैन्युफैक्चरर परचेस कर लेता है, तो बिल्डर भी क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो भी प्रोडक्शन यूनिट है। पर जो मैन्युफैक्चरर है वो बिल्डिंग को परचेस करेगा तो उसको यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए परचेस करेगा, उसको रीसेल करने के लिए परचेस नहीं करेगा। तो हम उसको फाइनल गुड्स बोलेंगे, उसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो फाइनल गुड्स कंज्यूमर यूज करता है वही होता है, नहीं, प्रोड्यूसर भी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फाइनल यूज करता है, उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमोडिटीज कंज्यूम्ड इन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज लाइक ऑयल एक्सप्लोरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय द ऑयल एंड नेचुरल गैस और इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। कमोडिटीज यूज्ड इन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, advertisement, marketing research and public relationship means for improving the goodwill
ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन टूर्स एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे इंटरमीडिएट माने जाते हैं, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट से क्या होता है, हमारी कमोडिटी में, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आता है, इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो जहां पर भी एडिशन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स में माना जाएगा। आज की लास्ट बात करेंगे फाइनल गुड्स में कि फाइनल गुड्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी होती है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो देखो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, अब नाम में ही कंजम्पशन है, तो जो कंज्यूमर यूज करेगा, जिस गुड्स को फाइनली यूज करेगा, उसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स में क्या होता है, कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल लगाता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जिस गुड्स को फाइनली यूज करेगा, उसको रीसेल नहीं करेगा, उसको बोलेंगे कैपिटल फाइनल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी, कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है, उसने कोई कार परचेस किया, टेलीविजन सेट परचेस किया, ब्रेड, फर्नीचर, एसी, तो ये सब क्या होगा, ये सारा का सारा कंज्यूमर गुड्स होगा, क्योंकि इससे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। मान लो हम हमारे घर के लिए कार लाते हैं, ठीक है, घर के लिए टेलीविजन लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, फर्नीचर लाते हैं, तो इससे हम फर्दर प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, खुद की वांट्स को फुलफिल करेंगे। तो ये कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स बोल दो, कंज्यूमर गुड्स बोल दो, एक ही बात है। कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरी होगी। नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, सेवरल ईयर्स तक लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोटर कार हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, टेलीविजन सेट हुआ, वॉशिंग मशीन, एसी, तो ये वो पार्ट्स हैं जो कई सालों तक वर्क करते हैं, उनको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये चलते तो हैं पर उतना लंबा नहीं चलते जितना ड्यूरेबल गुड्स चलते हैं, यानी इनकी लाइफ 1 साल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लॉथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक फैन, इलेक्ट्रिसिटी आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हॉट प्लेट्स, है ना, क्रॉकरी, तो ये जो होते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स के बीच में काम में लिया जाता है, तो इनको सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा हम इनको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स, बीवरेजेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोबैको, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, 1 दिन से लेके 4-5 दिन 10 दिन तक इनकी लाइफ रहती है, इससे ज्यादा लाइफ नहीं रहती है, तो इसको बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट एंड फाइनल एक है सर्विसेज, ये होते हैं इनटेंजिबल या नॉन मटीरियल गुड्स। सर्विसेज जिसको ह्यूमन वांट्स अपनी फुलफिल करता है डायरेक्टली, जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मेडिकेयर फैसिलिटीज लेते हैं, टीचिंग फैसिलिटी लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेते हैं, कम्युनिकेशन लेते हैं, एजुकेशन हो गया, डोमेस्टिक सर्विसेज लेते हैं, जैसे कोई सर्वेंट को हायर वगैरह करते हैं, तो ये सर्विसेज कैटेगरी में आता है। पर्टिकुलर कोई मटेरियल आपको नजर नहीं आएगा। तो कंजम्पशन गुड्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है हमारा, कैपिटल गुड्स क्या होता है। वैसे मैं बता चुका हूं, कैपिटल गुड्स वो होगा जो प्रोड्यूसर यूज करेगा प्रोडक्टिविटी के लिए। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया कि हम हमारे घर के लिए अगर कार लेकर आते हैं तो उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, तो वो हमारा कंज्यूमर फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर उसी कार को हम लेकर आते हैं और उसको ओला या उबर में चलाते हैं, फॉर टैक्सी पर्पस चलाते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी हो रही है, इनकम हो रही है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल फाइनल गुड्स। All the durable goods like car, truck, refrigerator, building, aircraft, airfields and submarine used to produce goods, जिनसे हम कोई फर्दर और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे एंड रेडी फॉर सेल, और उनको बेचने के लिए रेडी करेंगे मार्केट में, तो उनको बोलेंगे कि वो कैपिटल फाइनल गुड्स है। ठीक है, आ गया होगा यहां तक का समझ में। इसके बाद एक पॉइंट है, देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास बचेगा फैक्ट्री में, जो भी रॉ मटेरियल बचेगा, या जो सेमी फिनिश्ड होगा यानी कि जो मशीनरीज पे वर्क इन प्रोग्रेस में है, या जो बन चुका है फिनिश्ड गुड्स है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ है, ये भी हमारे कैपिटल गुड्स के पार्ट हैं, क्योंकि हम इनको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं,
इनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके और सेल कर सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये भी हमारे कैपिटल गुड्स है। These goods require repair and replacement over time as their value depreciated over a period of time। तो क्या होता है, वो कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट है या कोई भी गुड्स है, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो अपनी प्रोडक्टिविटी देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उनको क्या रिक्वायर होगा, रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट होगा या रिप्लेसमेंट का रिक्वायर होगा। तो उन सारी कैटेगरीज को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स।